हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इस क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं हायर परचेज किराया क्रय पद्धति जो है उसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं बताने वाला हूं आप लोगों को आज के अपने क्लास में। अभी तक इसके पहले मैंने किराया क्रय पद्धति यानी कि हायर परचेज सिस्टम का जो है फंडामेंटिकल वीडियो यानी उसका डिफिनीशन, उसमें प्रयोग होने वाले शब्द, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पहले ही चैनल पे मेरे अपलोड हो चुकी हैं। आज से जो है हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप जो है बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं, आपके भी सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम है, तो आप मेरे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल ही आसान भाषा में हायर परचेज सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और मैं जो हूं आपको हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं उसको बना के बताने वाला हूं। ये जो किताब है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की है और उसके जो राइटर है वो है डॉक्टर एस एम शुक्ला। आइए आज के क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो है बाबू आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है कि एक कोल मर्चेंट फर्म ने वैगनों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है, 6,000 रुपए सुपुर्दगी पर 1 अप्रैल 12 को देना है तथा शेष 6,000 रुपए की ब्याज सहित वार्षिक किस्त के आधार पर प्रति 31 मार्च को देना है। किराया विक्रेता 5% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक शेषों पर ब्याज लगाता है। सुपुर्दगी के समय बैगनों का रोकड़ मूल्य 27,300 रुपए था। हरास 10% क्रमागत हरास मूल्य पर लगाना है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए एवं किराया क्रेता तथा विक्रेता की पुस्तकों में खाते बनाइए। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है, यदि हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि एनालिटिकल कैसे बनाना है, कैसे हमको परचेजर में एंट्री करनी है, कैसे हमें वेंडर में एंट्री करनी है, साथ ही साथ परचेजर में कौन कौन से लेजर खुलने वाले हैं और वेंडर में कौन कौन से लेजर खुलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना। आप लोग कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य को 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है, यानी जो परचेज प्राइस है उसको 6,000 रुपया 4 बार और तुरंत तुरंत उसको 6,000 रुपया देना है। यानी सुपुर्दगी पर 6,000, पेमेंट ऑन डिलीवरी, जैसे हमने वैगन को खरीदा 6,000 रुपया हमको तुरंत दे देना है और बाकी 4 वर्षों में 6,000 और देना है। तो इस हिसाब से 6,000 गुणे 4, 4 किस्त यदि हम देते हैं तो 24,000 और तुरंत दिए 6,000, यानी कि टोटल हो गया 30,000 रुपया। जबकि इसका रोकड़ मूल्य था 27,300। ध्यान दीजिएगा, रोकड़ मूल्य मात्र 27,300 था और जबकि हम लोगों ने पेमेंट दिया है 30,000 रुपए का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति किराया क्रय पद्धति पर सामान को खरीदता है तो उसका रोकड़ मूल्य जो है, जो उसका रोकड़ मूल्य होता है उस वो बढ़ जाता है, किराया क्रय मूल्य उसका ज्यादा हो जाता है। क्योंकि रोकड़ मूल्य में आप तुरंत पैसा देके सामान खरीद सकते हो, लेकिन यदि आप उसको किराया क्रय पद्धति पर खरीद रहे हो तो उसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि आप इस प्रश्न में भी देख सकते हैं कि इस प्रश्न में इस वस्तु की कीमत 27,300 रुपए है और जबकि यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो 6,000 तुरंत दिए हैं और 6,000 की 4 किस्तें दे रहे हैं, मतलब कि टोटल पेमेंट हमारा 30,000 हो जा रहा है। यानी कि इसके कैश प्राइस से ज़्यादा मूल्य हम दे रहे हैं। इसमें दो चार चीजें जो आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन में ध्यान देना है वो ये है कि संपत्ति का रोकड़ मूल्य कितना है, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट कितना है और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्याज जो है 5% है और डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब भी आप प्रश्न को बनाएंगे बाबू तो सबसे पहले आप बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले आप बनाएंगे एनालिटिकल टेबल को, आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आपके कॉलम होने वाले हैं,
ये आप देख सकते हैं। ये कॉलम जो है इसमें हम लिखने वाले हैं डेट, इसमें लिखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इसमें हम लिखने वाले हैं कैलकुलेशन, इसमें लिखने वाले हैं इंटरेस्ट, ये है कैश प्राइस, ये है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, और ये है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो इस तरह का एक सुंदर सा एनालिटिकल आपको ड्रॉ कर लेना है। और सबसे पहले संपत्ति का जो रोकड़ मूल्य है और कौन से डेट को हम लोग खरीदे हैं, तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे बाबू कि हम लोगों ने संपत्ति को खरीदा था 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 12 को खरीदे हैं और 31 मार्च 13 से हमारा किस्त चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बाबू यहां पे 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को उसका जो रोकड़ मूल्य था वो था 27,300 रुपए। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों को बिल्कुल ही आसान भाषा में बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। सबसे पहले संपत्ति का रोकड़ मूल्य लिख देते हैं और इसके बाद यदि तुरंत कुछ पेमेंट हुआ है, पेमेंट ऑन डिलीवरी गया है, तो हम उसको यहां माइनस कर देते हैं। तो पेमेंट ऑन डिलीवरी था बाबू 6,000 रुपया, यानी हम लोगों ने तुरंत सेम डेट को 6,000 रुपया दे दिया था। 6,000 दे देने के बाद ये था पेमेंट ऑन डिलीवरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं बाबू डाउन पेमेंट, इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। इसमें कोई ब्याज नहीं होता है, ये सब का सब मूलधन होता है, तो इसलिए इसमें जो है ब्याज कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि हम तुरंत दे रहे हैं तो तुरंत ब्याज थोड़ी होता है, कुछ दिन रुकेंगे तब ना ब्याज होगा। आइए देखते हैं बाबू, अब यहाँ पे हमारा बच गया 21,300 रुपया, यानी 27,300 रुपया जो था 27,300 वो एसेट्स का कैश प्राइस था। उसमें हमने 6,000 पे कर दिया डिलीवरी पे यानी डाउन पेमेंट के रूप में। अब बच गया 21,300, 21,300 पे पहले साल का ब्याज जो है 5% कंपनी लेती है, तब 5% ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1,065 रुपए, 1,065 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट वाले कॉलम में आ जाएगा और हमारा जो इंस्टॉलमेंट है बाबू वो है 6,000 का। तो ध्यान दीजिएगा 6,000 में से इंटरेस्ट को घटा के कैश प्राइस निकाल देते हैं, यानी 6,000 माइनस 1,065 तो 4,935। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से, कि जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें से हम इंटरेस्ट की राशि घटा के कैश प्राइस निकाल देते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि इस कैश प्राइस को लाके यहां पे माइनस कर देंगे। इकतीस 3/2013 को अब हम इसको माइनस कर देंगे यहां, तो यहां हम लोग देखेंगे कि 10 में से 5 गया 5 और आपका जो है आपका 6, 12 में से 9 गया 3, 16,365 रुपया। यहाँ ये बच रहा है आपका 16,365 रुपया जो है बाबू वो बच रहा है। रूलर, चलिए अब यहाँ बाबू हम लोग क्या करेंगे कि 16,365 का 5% कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल के लिए। पहले साल का तो हमने निकाल दिया, अब दूसरे साल का कैलकुलेट करना है, तो दूसरे साल का कैलकुलेट करेंगे बाबू हम लोग यहाँ कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे।
16,365 का 5% हम लोगों को निकालना है, तो ये हो जाएगा बाबू 818 रुपये 25 पैसे, यानी कि 818 रुपये। और ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया 6,000 का। अब हम 6,000 में से 818 अगर घटा देते हैं तो 5182, 5,182 जो है कैश प्राइज हो गया। फिर इस कैश प्राइज को यहाँ उठाएंगे और यहाँ लाके माइनस कर देंगे। ये डेट हो जाएगा 31/3/14 का। अब हम यहाँ पे 16,365 जो है बाबू, इसमें से माइनस कर देंगे 5,182 का, तो बच जाएगा 11,183 रुपये। 11,183 का हम यहाँ फिर से 5% निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 559 रुपये अप्रोक्स है, 15 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 559 रुपये 6,000 में से यदि हम 559 घटाते हैं तो 5,441 रुपये। अब यहाँ हम फिर 5,441 माइनस कर देंगे आपका 31/3/2015 को। अब यहाँ जो है बाबू, यहाँ हम माइनस करेंगे 5,441, बच जाएगा 5,742 रुपये। अब बाबू लास्ट किस्त में हमको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, लास्ट किस्त में हम लोगों को माइनस कर लेना होता है, सीधा अमाउंट को माइनस कर लेना होता है। तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे 6,000 माइनस 5,742, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट 258 रुपये का। और यहाँ आपका जो है किस्त 6,000 है, यहाँ 5,742 आपका कैश प्राइस है, और उसको ला के यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये अमाउंट आपका खत्म हो गया, कैश प्राइस नील हो जाता है लास्ट में 31/3/2016। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान से, कि पूरे ही प्रश्न का एनालिटिकल जो है हम लोगों ने बना लिया, बिल्कुल ही क्लीन और बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि कैश प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटा के निकाला गया है, और जितना कैश प्राइस आता है इसी को ले जाके हम लोग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से माइनस कर लेते हैं। तो आसानी से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं बाबू टोटल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 किस्त हम लोगों ने दिया है, ये होगा 30,000 रुपये, जबकि हमारा कैश प्राइस था 27,300 का, और 30,000 में अगर 27,300 घटा देते हैं तो बाबू ब्याज हो जाएगा 2,700 रुपये का। यानी कि टोटली जो है इसको किस्त पे खरीदने पे, यानी किराया क्रय पद्धति पे खरीदने पे, जिस वस्तु की कीमत 27,300 रुपया नगद में थी, उसको जब हम लोगों ने किस्त में खरीदा, किराया क्रय पद्धति पर खरीदा, तो हम लोगों को चुकाना पड़ा टोटल 30,000 रुपया। यानी कि हमें 27,300 इसकी कीमत और साथ ही साथ 2,700 रुपये ब्याज के देने पड़े। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि आप किसी संपत्ति को किस्त पे खरीदते हैं, आम भाषा में सुन लेते हैं कि किस्त पे खरीदे हैं, तो किस्त के ब्याज का पैसा और मूलधन का पैसा कैसे कैलकुलेट होता है, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में अब आ गया होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है तो वो उस पर हरास लगाता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई संपत्ति खरीद ली जाती है उसके बाद उसका मूल्य घटना शुरू हो जाता है। आइए इस पे हरास का जो व्यवस्था था उस पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा था प्रश्न। बाबू प्रश्न कह रहा था कि हरास जो है वो 10%, कितना 10% जो है वो क्रमागत हरास पद्धति से लगाना था। आइए हम लोग लगा के देखते हैं 10%। यहाँ एनालिटिकल बना हुआ है, यहाँ हम लोगों को हरास कैलकुलेट कर देना है 4 साल का। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका वर्किंग नोट यहाँ करेंगे बाबू। अब हम लोग इसका वर्किंग नोट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग पहले साल जो 31 मार्च 2013 को ख़त्म हुआ, तो संपत्ति की कीमत थी 27,300 और इस पे 10% हरास लगाना था, जो कि आएगा 2,730 रुपये। अब हम लोग दूसरे साल आ जाते हैं,
31/3/2014 में। तो अब हमारे संपत्ति की कीमत 27,300 में से 2730 माइनस हो गया है, यानी कि पहले साल का ह्रास 2730 रुपया जो है वो कट चुका है। तो इसको हम पहले यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो बचेगा आपका 24,570 रुपया। अब हमको इसका 10% निकाल देना है बाबू, तो ये हो जाएगा 2457 रुपया। अब यहाँ आपको तीसरे साल में आ जाना है 31/3/2015 को। तो यहाँ जब हम ब्याज निकालेंगे तो अब हमारा ब्याज 27,300 माइनस 2730 माइनस 2457, यानी कि जितना ह्रास कटते जाता है उतना हम लोग माइनस करते जाते हैं। तब पहले साल 2730 घट गया तो 2730 माइनस किए थे, दूसरे साल का 2457 है तो 2457 भी अब माइनस कर देंगे। तो बचेगा बाबू 22,113। अब इसका 10% हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगा अप्रोक्स 2211। और चौथा साल जो है 31/3/2016, यहाँ हम लोग अब देखेंगे 27,300 माइनस 2730 माइनस 2457 माइनस 2211। तो ये आपका बच जाएगा बाबू, यहाँ जो है 22,113 माइनस 2211 आपका बच जा रहा है बाबू 19,902। अब इसका 10% यहाँ निकाल देना है, तो ये आ जाएगा 1990 रुपया। यानी कि इस तरह से आप जो है डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की राशि हर साल घटती जाती है। आप देखिए पहले साल 2730 थी, दूसरे साल 2457 हुई, तीसरे साल 2211 और चौथे साल 1990 रुपया। इन ह्रास की राशि को ले चल के एनालिटिकल में डाल देना है। यानी कि एनालिटिकल में बाबू पहला साल था 2730, 2457, 2211 और 1990, यानी कि ये टोटल जो है एनालिटिकल अब आपका कंप्लीट हो गया बाबू। पूरी तरह से समझ में आपको आ रहा होगा। आई होप कि अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कैलकुलेशन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे लिख दिए हैं, तो उसके लिए बाबू आप बेहिचक हमको कमेंट करिए, आपको बताएंगे, हम जरूर बताएंगे कौन सा अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है, पूरे तरीके से बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसके पहले जो है इसके थ्योरीज के जो दोनों वीडियोज मैंने डाले हैं, पहले आप उनको देखिए। उनको देखने के बाद आई होप कि आप आश्वस्त हो जाएंगे कि प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है। उसमें जर्नल एंट्री भी मैंने बताया है। तो यहाँ इसका एनालिटिकल मैंने बना दिया। एनालिटिकल के बाद जो है अभी मैं आपको करने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज करके दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं आगे वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं बाबू जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग सबसे पहले करेंगे खरीदने वाले की पुस्तकों में, क्योंकि देखिए हायर परचेज में खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खरीदने वाले में करने वाले हैं। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था भाई खरीदने वाले का, यहां से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, एक कोल मर्चेंट फर्म ने वैगनों को किराए क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। तो खरीदने वाला कोल मर्चेंट है और बेचने वाला जो है वो वैगन कंपनी है, नाम नहीं दिया हुआ है, तो वैगन कंपनी हो जाएगी। और खरीदने वाला कोल मर्चेंट, तो इन द बुक्स ऑफ कोल मर्चेंट, इन द बुक्स ऑफ कोल मर्चेंट, ये परचेजर हैं, खरीदने वाले हैं। तो इनके पुस्तक में हम लोग एंट्री करेंगे सबसे पहले। तो बाबू सबसे पहले जो है जर्नल एंट्री मैंने सारी जो है आप लोगों को बताई हुई है। सारी एंट्री जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछले वीडियोज में कि कैसे एंट्रीज होता है। सबसे पहले कब खरीदा गया था बाबू, 1 अप्रैल 2012 को। तो जैसे ही हायर परचेज सिस्टम पे सामान खरीदा जाता है तो उसका सबसे पहला एंट्री हो जाता है कि वैगन खरीदाया था। तो एसेट्स नेम अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ वेंडर का नाम आता है, तो वेंडर का नाम इस प्रश्न में नहीं है, नहीं है तो वेंडर लिख देंगे।
अगर वेंडर का नाम रहता, जैसे मोहन कंपनी, सुरेश कंपनी या बैगन कंपनी, कुछ भी रहता तो वेंडर का नाम लिख देते, नहीं है तो वेंडर लिख सकते हैं आप। तो वेगन्स अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग वेगन परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी हायर परचेज सिस्टम पे जो है वेगन को खरीद लिया गया और इसकी कीमत जो थी वो 27,300 थी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ये प्रॉपर आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करके करना है। ये आपका जर्नल, अगर जर्नल एंट्री आपको नहीं आती है तो आप जो है बेसिक अकाउंटिंग सीरीज में जाके जर्नल एंट्री देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है। जर्नल एंट्री में कुल 5 कॉलम होते हैं और उसमें जो है ये पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए और जर्नल एंट्री यदि नहीं समझ में आई है अभी तक तो पहले जर्नल एंट्री खींचना सीख सकते हैं आप। अब यहाँ बाबू होता है क्या है कि तुरंत जितना पैसा दिया गया उसका एंट्री हम लोगों को कर देना है। तो हम लोगों ने तुरंत जो है वेंडर्स को दे दिया था 6,000 रुपया। अब यहाँ भुगतान हम लोग बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, आप कैश के माध्यम से या बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। बीइंग कैश पेड ऑन डिलीवरी। अब यहाँ हम लोगों ने इनको दिया था तुरंत 6,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माल खरीदने का और यहाँ तुरंत पैसा देने का एंट्री हम लोगों ने दोनों कर दिया, यानी कि ये 2 एंट्री आपको कर देनी है। अगर पेमेंट ऑन डिलीवरी हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो नहीं करना है। यहाँ पे हुआ है तो हमने कर दिया। अब हम आ जाएंगे फिर 31/3/13 में। सबसे पहले जो है हम लोग लेखा करेंगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। यहाँ पहले साल का इंटरेस्ट हमको लिख देना है बाबू। तो पहले साल का इंटरेस्ट था 1,065 रुपया। अब इंटरेस्ट लिख लेने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले साल के लास्ट में आ चुके हैं 31/3/13 में, जहाँ हमने पहले साल का इंटरेस्ट लिख दिया। अब जो है हम लोग यहाँ फिर उसी डेट को, सेम डेट को वेंडर्स को भुगतान करने वाले हैं। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड। यहाँ जो है हमने पहला किस्त जो है चुका देना है इनको 6,000 रुपये। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ जो तीसरी एंट्री है वो कर देनी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वेगन अकाउंट बीइंग depreciation charged at the rate of 10% per annum by diminishing balance method। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने डेप्रिसिएशन पहले साल का लगाया हुआ था तो था 2,730 रुपये का। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट का पैसा और डेप्रिसिएशन का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग amount of depreciation and interest transfer to profit and loss account। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डेप्रिसिएशन का पैसा था 2,730 रुपया, इंटरेस्ट का था 1,065 रुपया। दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा
195 रुपये। यानी पहले साल की जो एंट्री है वो हम लोगों ने कर ली। बाबू ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको बाकी वर्षों की एंट्री करनी है। यहाँ से हमने एंट्री शुरू की है। सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना शुरू किया है परचेजर के पुस्तक में, यानी खरीदने वाले व्यक्ति के पुस्तक में। सबसे पहले हमने एंट्री बताई है कि संपत्ति का रोकड़ मूल्य का लेखा कैसे किया जाता है। सबसे पहले संपत्ति का रोकड़ मूल्य लिख लिया जाता है। उसके बाद यदि तुरंत पेमेंट ऑन डिलीवरी हुई है तो उसका लेखा कर दिया जाता है, जर्नल एंट्री उसकी कर दी जाती है। ये दोनों एंट्री एक पहले साल ही की जाती है, इसके बाद दोबारा इसको नहीं किया जाता है। पहले साल ही ये दोनों एंट्री की जाती है। दोनों एंट्री कर देने के बाद अब हम लोग पहले साल की एंट्री यहाँ से शुरू किए हुए हैं। ये दोनों एंट्री खरीदते समय की है, यानी जब हमने माल खरीदा है तब का। पहला साल यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ से हमने अपनी एंट्री शुरू की है। सबसे पहले इंटरेस्ट का लेखा, आप ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट का लेखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट का लेखा करना है। इसके बाद जो है बाबू वेंडर्स के पेमेंट का लेखा, यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट का लेखा कर देना है। फिर आपको हरास लगाने का लेखा कर देना है और उसके बाद इस दोनों को पीएल में भेजने का लेखा कर देना है। ये तो पहले साल की एंट्री हो गई। अब आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ से ये जो एंट्री हमने शुरू की थी 3 नंबर से, यानी कि 3, 4, 5 और 6, ध्यान दीजिएगा 3 ठो एंट्री इधर है, 1 ठो यहाँ से, यानी कि एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, इसको रिपीट करते रहना है 3 साल तक। 3 साल तक ये एंट्रीज सेम होंगी, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा। यानी कि ये 1065 पहले साल का इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल का जब करेंगे तो दूसरे साल का इंटरेस्ट डाल देंगे। डेप्रिसिएशन का लेखा जब करेंगे तो पहले साल का 2730 था, दूसरे साल का लेखा करेंगे तो 2457 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे साल का यदि करेंगे तो 2211 हो जाएगा, चौथे साल का करेंगे तो 1990 हो जाएगा। यानी कि एंट्री में कहीं कोई बदलाव नहीं होना है। यहाँ से यानी कि एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6, ये चारों एंट्री जो है आपको बरकरार रखनी है अगले 3 साल तक और, क्योंकि ये 1 साल का लेखा हमने किया है। यहाँ से लेखा शुरू है, ये एंट्री अब आपको नहीं करनी है, ये सिर्फ शुरुआत में ही की जाती है। जैसे ही वस्तु खरीदी जाती है उसी टाइम ये दोनों एंट्री होती है, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से एंट्री आपको कंटिन्यू रखनी है, यानी एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6, ये चारों एंट्रियां अभी 3 बार और होंगी, 3 साल तक के लिए और करना है। यहाँ आप जो है 31/3/13 देख रहे हैं, डेट चेंज कर देंगे, 31/3/14 कर देंगे, चारों एंट्री कर देंगे, दूसरे साल का अमाउंट डाल देंगे। एनालिटिकल में जहां दिख रहा है, यहाँ दूसरे साल का जो अमाउंट है आपको देख लेना है, 818, 2457। तीसरे साल में जाएंगे 559, 2211। चौथे साल में जाएंगे 258, 1990। यानी कि सिर्फ आपको अमाउंट बदल देना है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि जो टोटल 6 एंट्री मैंने पहले साल की है, 6 एंट्रीज की है, दूसरे साल जब आप लेखा करने जाओगे तो 31/3/12 के 31/3/13 के जगह पे 31/3/14 कर देना है। और पहली 2 एंट्रियां यानी 1 नंबर एंट्री और 2 नंबर एंट्री, ये आपको दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि ये 1 ही साल होती है, सिर्फ पहले साल ही। अब दूसरे साल से उसको नहीं करना है। एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6 ये रिपीट होती जाएंगी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, सिर्फ बदलेगा वो है अमाउंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा मैं, और ये जर्नल एंट्री आप लोग जो है कंप्लीट करके रखें। अगले क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वेंडर में एंट्री, साथ ही साथ जो है मैं लेजर, इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल ही इत्मीनान से सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग जर्नल और लेजर आसानी से समझ जाएं, कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे लेजर होता है। जब इसको आप समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आगे क्रमबद्ध तरीके से एनालिटिकल आपको समझाते चलने वाला हूँ। धन्यवाद।